हेलो स्टूडेंट, आज का क्लास 9 का फिजिक्स का है। तो इससे पिछले वाले वीडियो हम लोगों ने द्रव्यमान, भार और उसका जो है व्यंजक के बारे में अध्ययन किया था। तो आइए उसके नेक्स्ट जो टॉपिक्स हैं इस चैप्टर का, वह उसके बारे में हम लोग अध्ययन करें। आज का जो टॉपिक्स होगा वो किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार। अगला जो टॉपिक होगा पढ़ो दाब, द्रव दाब, उत्प्लावन बल, और ये जो है इसकी शर्तें क्या होती हैं, वस्तु डूबने तैरने और डूबती हुई तैरने का शर्तें, और आर्किमिडीज का सिद्धांत और इसका अनुप्रयोग और आपेक्षिक घनत्व। तो इसी के बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे इस वीडियो में। तो आइए एक एक के बारे में हम लोग जानें। पहला है आपका किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार। ठीक है, किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार। किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार। देखिए, इसको डिफाइन करना हो तो चंद्रमा पर वस्तु का लिखते हैं, चंद्रमा पर वस्तु का भार वह बल होता है जिससे चंद्रमा उस वस्तु को आकर्षित करती है, अपनी ओर आकर्षित करती है। जैसे पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, उसे गुरुत्व बल कहते हैं। तो सेम उसी तरह जो है चंद्रमा पर जो है किसी वस्तु का चंद्रमा पर जो भार, यानी भार को अगर हम डिफाइन करें तो चंद्रमा पर वस्तु का भार वह बल होता है जिससे चंद्रमा उस वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है। मान लिया, ठीक है, जो चंद्रमा है, चंद्रमा पर जो वस्तु है उसका द्रव्यमान, ठीक, उसका भार Wm, और चंद्रमा की त्रिज्या Re तथा उसका द्रव्यमान कैपिटल Me, वह पृथ्वी पर वस्तु का द्रव्यमान m, उसका भार जो है We, और पृथ्वी देखिएगा आर्यम है, या मून का चंद्रमा होता है Re, और इसका द्रव्यमान Me है। इस स्थिति में हम जानते हैं कि W बराबर G कैपिटल M स्मॉल m बाई R स्क्वायर। ये चंद्रमा के लिए लिया जाए, इसलिए Wm बराबर लिख सकते हैं G कैपिटल M और यह आपका स्मॉल m बाई R स्क्वायर। अब पृथ्वी के लिए लिया जाए तो We बराबर G Me स्मॉल m बाई Re स्क्वायर। और देखिए क्या करना, समीकरण 1 में 2 का भाग है, 1/2, तो Wm बाई We इक्वल टू G
कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर एम का स्क्वायर बटे, अब यह होगा जी एम ई एम बाई आर ई स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं जी कैपिटल एम, देखिएगा जी से जी कैपिटल स्मॉल एम से स्मॉल एम डिवाइड हो जाएगा तो बच रहा है का कैपिटल एम और बाई आर एम का स्क्वायर और गुणे आर ई का स्क्वायर बटे कैपिटल एम ई। यही रिलेशन होगा चंद्रमा पर जो भार होगा वस्तु का वह और पृथ्वी पर जो भार होगा वस्तु का उसका जो अनुपात होगा यही होगा। चंद्रमा पर द्रव्यमान, चंद्रमा का द्रव्यमान बटे उसकी त्रिज्या, पृथ्वी का त्रिज्या बटे पृथ्वी का द्रव्यमान। अब हम इसका कैलकुलेशन करें, मान रखें ये चंद्रमा का पृथ्वी की त्रिज्या, चंद्रमा की त्रिज्या और पृथ्वी की त्रिज्या का मान इसमें रखें और कैलकुलेट करें तो डब्ल्यू एम बाई डब्ल्यू ई इक्वल टू हो जाएगा। देखिए कैपिटल चंद्रमा का द्रव्यमान ये याद कर लीजिए 7.36 × 10⁻22 होता है। अब आइए पृथ्वी की त्रिज्या 6.37 × 10⁻6 इसका वर्ग हो जाएगा और बटे ये चंद्रमा की त्रिज्या 1.74 × 10⁻6 इसका वर्ग हो जाएगा और गुणे पृथ्वी का द्रव्यमान 5.98 × 10⁻24 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको अगर हम सॉल्व करें, पूरा ये सॉल्व करेंगे तो इसका सॉल्व आएगा 0.165 और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो नियर अबाउट 1/6 आएगा यह मान। अब यहाँ लिखा जाए डब्ल्यू एम बराबर इसका गुणा इसमें कर दे रहा है डब्ल्यू ई गुणे 1/6। डब्ल्यू एम ये क्या है, डब्ल्यू एम चंद्रमा वस्तु का चंद्रमा पर भार, वस्तु का चंद्रमा पर भार बराबर 1/6 गुणे वस्तु का पृथ्वी भार, वस्तु के पृथ्वी का भार। देखिएगा इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि चंद्रमा पर जो वस्तु का भार होगा पृथ्वी पर स्थित वस्तु के भार का 1/6 गुना हो जाता है। यानी यहाँ पर अगर कोई वस्तु का भार मान लीजिए 30 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो तो चंद्रमा पर उस वस्तु को ले जाएगा तो उसका जो भार होगा उसका 1/6 गुना हो जाएगा, यानी 6×5 = 30 यानी 5 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो यह रहा है आपका किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार। अब आइए अगला जो आपका टॉपिक्स है उस टॉपिक्स के बारे में जाना जाए। देखिए चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर आपका 3 है। अगला हेडिंग है प्ररोध। प्ररोध कहते किसे हैं, ठीक है।
तो प्ररोध को हम आसानी से डिफाइन कर सकते हैं, यानी देखिए लिख रहा हूँ, किसी वस्तु के सतह के लंबवत लगने वाले बल को प्ररोध कहते हैं। समझ में आ गया होगा? यानी कोई वस्तु हो, इसके लंबवत जो भी बल लगेगा, इस वस्तु के लंबवत जो बल लगेगा, सतह के लंबवत लगेगा, इस बल को हम क्या कहेंगे? प्ररोध कहेंगे। ठीक। अब आइए, इसी पर हम डिफाइन कर सकते हैं दाब। क्या डिफाइन कर सकते हैं? दाब। यानी सेम इसी को लिया जाए तो डिफाइन हो सकता है दाब। क्या लिखेंगे? प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले प्ररोध को दाब कहते हैं। यानी जो यह सतह के लंबवत लगने वाला बल है, प्ररोध कहलाता है। यानी प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला प्ररोध जो होगा वो क्या कहलाएगा? दाब कहलाएगा। क्या कहलाएगा? दाब। और दाब बराबर होता है, देखिएगा, दाब बराबर क्या हो जाएगा? प्ररोध एक प्रकार का ये बल है और बटे क्षेत्रफल। यानी दाब को B से, प्ररोध बल को F से बाई A। यही आपका दाब का व्यंजक हो जाएगा। इसका अगर मात्रक निकाला जाए तो चूंकि जानते हैं P बराबर F/A, तो यूनिट ऑफ P बराबर यूनिट ऑफ F/A। और देखिए F को न्यूटन में, इसको मीटर स्क्वायर हो जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या दाब को पास्कल से बनाते हैं। ठीक है। ये आपका रहा प्ररोध और दाब के संदर्भ में जो आपको जानकारी चाहिए था वह। अब आइए द्रव दाब। द्रव दाब कहते किसे हैं? हम जानते हैं कि द्रव्य की जो अवस्थाएं होती हैं, 3 होती हैं: ठोस, द्रव और गैस। द्रव जो है एक दिशा में बहता है, ठोस जो है, गैस जो है सभी दिशाओं में फैलता है। तो इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए क्या करें कि किसी द्रव को बर्तन में रखा जाए, तो द्रव द्वारा बर्तन की दीवारों पर, उसकी सतह पर, निचली सतह पर लंबवत लगने वाला जो बल होगा वो क्या कहलाएगा? द्रव दाब कहलाएगा। कारण कि दाब जो कार्य कर रहा है, किसके कारण? द्रव के कारण कार्य कर रहा है, तो इस कारण इसे हम क्या कहेंगे? द्रव दाब कहेंगे। अगला जो टॉपिक है, उत्प्लावन बल। उत्प्लावन बल कहते किसे हैं?
जब कोई ठोस है और ठोस को द्रव में डुबाते हैं तो हम देखते हैं कि द्रव भी उस ठोस पर नीचे से ऊपर की तरफ एक प्रकार का बल या दाब लगाती है। तो इस प्रकार जो ये दाब लग रहा है द्रव के माध्यम से उस ठोस पर, तो इस बल को ही हम क्या कहेंगे, उत्प्लावन बल कहेंगे। यानी पुनः एक बार देखिए, उत्प्लावन बल कहते किसे हैं कि कोई भी वस्तु अगर द्रव में डाला जाता है तो द्रव द्वारा उस ठोस पर निचली सतह से ऊपर की तरफ एक प्रकार का बल कार्य करता है। यह जो बल होता है उत्प्लावन बल होता है, और इस उत्प्लावन बल के कारण ही वस्तु डूबती है, वस्तु डूबती हुई तैरती है, वस्तु ऊपरी सतह पर, द्रव की ऊपरी सतह पर तैरती है। तो 3 शर्तें होते हैं उत्प्लावन के। पहली शर्त देखिएगा, वस्तु जो है द्रव की ऊपरी सतह पर तैरेगा, यानी ऊपरी सतह पर वस्तु तैरेगा। दूसरी शर्त, कि वस्तु जो है डूबती हुई तैरेगी। तीसरी शर्त, वस्तु जो है द्रव में डूब जाती है। ये तीनों कारण है। कब ऊपरी सतह पर तैरेगी, यानी ये बताया उत्प्लावन बल, यानी जब वस्तु को किसी द्रव में डुबाया जाता है तो उसके नीचे यानी द्रव जो है उस वस्तु पर नीचे से ऊपर की तरफ एक प्रकार का बल कार्य करता है। तो इस बल को उत्प्लावन बल कहते हैं। इसी बल के कारण वस्तु द्रव के ऊपर सतह पर तैरती है, डूबती हुई तैरती है और डूब जाती है। इसके 3 कारण हैं। ये मान लीजिए नीचे से जो बल लग रहा है वो F है और ऊपर से जो इसका भार कार्य कर रहा है W है। अगर ये जो बल लग रहा है वह बल और ये जो भार है वस्तु का दोनों सेम हो जाए, यानी इक्वल हो जाए, उस कंडीशन में वस्तु जो होता है द्रव के ऊपरी सतह पर तैरती है। दूसरा, अगर ये जो नीचे से बल कार्य कर रहा है और ऊपर से इसका भार W, इस कंडीशन में W जो है इज ग्रेटर देन हो F से, यानी W का भार, सॉरी यहाँ पर आपका ये इज ग्रेटर देन हो W, F का मान बड़ा हो किससे, W से, यानी इसके भार से यह जो बल कार्य कर रहा है वो ज़्यादा हो, तो इस कंडीशन में आपका ऊपरी सतह पर तैरेगी और यहाँ पर W बराबर क्या हो जाए, F हो जाए। अगर यह कंडीशन है तो जान लीजिए वस्तु जो है डूबती हुई तैरेगी। और तीसरी कंडीशन, यानी F का मान छोटा हो जाए भार से, तो उस कंडीशन में द्रव में जो वस्तु है डूब जाएगी। तो यही 3 कंडीशन होते हैं, ठीक है, वस्तु को ऊपरी सतह पर तैरने का, डूबती हुई तैरने का और डूबने का। तो ऊपरी सतह पर तैरने का मतलब यह कि जो उत्प्लावन बल कार्य करता है और वस्तु के भार से ज़्यादा हो तो उस कंडीशन में द्रव को ऊपरी सतह पर तैरेगी। और जो उत्प्लावन बल है और वस्तु का भार दोनों सेम हो तो डूबती हुई तैरेगी। और तीसरा कारण, जब उत्प्लावन बल का मान भार से कम हो तो वस्तु डूब जाएगी। ये रहा है आपका उत्प्लावन बल और उसकी शर्तें। अब आइए आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है? आर्किमिडीज का सिद्धांत
आर्किमिडीज का सिद्धांत यह है कि जब किसी ठोस को किसी द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी आ जाती है। यह कमी बस द्वारा हटाए गए भार के क्या होता है, बराबर होता है। पुनः एक बार समझ लीजिए, जब किसी ठोस को किसी द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी होती है, यानी ठोस के भार में कमी होती है। यह कमी बस द्वारा हटाए गए द्रव के भार के क्या होता है, बराबर। इसका प्रायोगिक हम प्रयोग भी कर सकते हैं, प्रायोगिक जांच भी कर सकते हैं। जब क्या कीजिए, कोई चूल्हा ले लीजिए, ठीक, स्प्रिंग वाला चूल्हा ले लीजिए और इस पर आपका इसमें किसी वस्तु को डोरी से बांधकर और किसी द्रव में डुबाइए। इसमें क्या कीजिए, पूरा द्रव भरिए और इसमें वस्तु को डुबाइए। तो जब वस्तु जो है द्रव में डूबेगा तो इससे जो है एक नली लगा दीजिए यहीं पर, तो द्रव जो है ऊपरी सतह पर जाएगा, ऊपरी सतह पर जाकर और द्रव बाहर निकलने लगेगा। इस द्रव को आप क्या कीजिए, एक बर्तन में इकट्ठा कर लीजिए और करने के बाद अब इसका जो जितना भी स्थापित हुआ है इस यंत्र द्वारा इसका माप कर लीजिए। और माप करने के बाद इस द्रव का माप कीजिए और देखेंगे कि जो वस्तु के भार में जो कमी हो रहा है, जो डुबाते जा रहे हैं उसके भार में कमी हो रहा है, और यह कमी जितना होगा माप इसके द्वारा कर लिए तो उस स्थिति में ये जो विस्थापित जल है उसका भार मापा जाए, तौला जाए, तो वह जो भार होगा और इसके भार में जो कमी होगा सेम इक्वल होगा। क्या होगा, इक्वल, समान हो जाएगा। यानी कहने का मतलब यह कि देखिए, किसी वस्तु को किसी द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबाई जाती है, इसके भार में यानी वस्तु के भार में कमी होती है, और यह जो कमी होती है विस्थापित द्रव के भार के क्या होता है, बराबर होता है। यही आर्किमिडीज का सिद्धांत हुआ। आर्किमिडीज के सिद्धांत का अनुप्रयोग होता है। अनुप्रयोग में हम कह सकते हैं कि जलयान जो बनता है, जलयान या पनडुब्बी जो बनते हैं, उसकी डिजाइन इसी सिद्धांत के अनुसार बनाया जाता है। ठीक है, पहला अनुप्रयोग कर सकते हैं। दूसरा अनुप्रयोग इसका लिख सकते हैं कि दूध की शुद्धता की जांच करते हैं, इसी यंत्र के द्वारा करते हैं कि दूध शुद्ध है अथवा अशुद्ध। तीसरा अनुप्रयोग इसका हम लोग लिख सकते हैं कि द्रव के घनत्व के मापन का उपयोग इसके द्वारा हम करते हैं। अब आइए आपेक्षिक घनत्व, लास्ट हेडिंग है इसका, आपेक्षिक घनत्व कहते किसे हैं। देख लीजिएगा, किसी पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व, किसी पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व, ठीक है, उस पदार्थ के घनत्व, उस पदार्थ के घनत्व, पदार्थ के घनत्व तथा पानी के घनत्व, पानी के घनत्व का जो अनुपात होता है वही उस पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व कहलाता है। तो पुनः समझ लीजिए, आपेक्षिक घनत्व कहते किसे हैं कि किसी पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व उस पदार्थ के घनत्व तथा पानी के घनत्व के अनुपात को उस पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व कहते हैं। अब हम लोग जो ये चैप्टर नंबर 3 था, 3 का लेक्चर आपका 3 था, आज का जो टॉपिक्स था वो टॉपिक्स में हम लोग इस चैप्टर के पूरे टॉपिक्स को कंप्लीट कर लिए। और नेक्स्ट वीडियो हम लोग इससे संबंधित न्यूमेरिकल क्वेश्चन को हल करेंगे।
तब तक के लिए आपको धन्यवाद।